नमस्कार बच्चों। आज हमारा 10वीं क्लास के लिए लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विषयों का बनना पाठ हम पढ़ रहे हैं और पाठ के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन हम आज करेंगे। अभ्यास के क्वेश्चन हमारे ये हैं, तो 3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, चौथा क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो हमारा है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव में टेक्निकल जो खाद्य वस्तुएं हमारी थी उनके तकनीकी का जो प्रभाव पड़ा उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कोई इतिहास के कोई 2 प्रश्न उठाओ। दो चीज़ें उदाहरण के सहित हमें बताना है भी किस प्रकार से तकनीकी है उसको, जो खाद्य वस्तुएं थी उनको और सुलभ बना दिया और आसान बना दिया। तो पहला हमारा देखिएगा, मांस का निर्यात। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। भी 1870 के दशक की बात हो रही है। तो 1870 के दशक में क्या था, यूरोप से जो मांस जाता था अमेरिका के लिए, या अमेरिका से यूरोप में जो मांस आता था वो क्या करते थे, पहले जीवित पशुओं को ही जहाज़ों में भर करके उन जीवित पशुओं को ही वहाँ पर ले जा कर के काटा जाता था, जिसमें से बहुत से जानवर हैं वो रास्ते में ही मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, या फिर भूख प्यास से वो वहीं दम तोड़ देते थे। इनका वजन भी कम हो जाता था, जिससे मांस है वो महंगा होता था वहाँ पर। और जीवित जानवर बहुत स्थान घेरते थे। अब जीवित जानवर थे, जहाज़ों में ले जाया जाता था लाद करके, उनको वो स्थान भी ज़्यादा घेरते थे। लंबी यात्रा में कई रास्ते में मर भी जाते थे। लंबी यात्रा होती, एक एक महीना लग जाता था एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाने के लिए। तो उसमें बहुत से जानवर है वो मर भी जाते थे और बहुत से जानवर कमज़ोर हो जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे और वो खाने योग्य नहीं रहते थे। उनको फिर वहाँ ले जा करके फेंकना पड़ता था। तो पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित हो जाने के बाद जानवरों के स्थान पर अमेरिका व यूरोप में अधिक मात्रा में मांस भेजा जाने लगा। अब तकनीकी आ गई, जहाज़ों में क्या रेफ्रिजरेशन लगा दिए गए, फ्रिज लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि पहले तो जानवरों को ले जाया जाता था जहाज़ों में ठूस करके, अब उसकी जगह पशुओं को काट करके उस मांस को निकाल करके और फिर उस मांस को पैकिंग करके उस रेफ्रिजरेशन में रख करके वहाँ पर मांस भेजा जाने लगा, जिससे मांस की जो कीमत थी वो भी कम हो गई और ज़्यादा मात्रा में मांस है वो पहुँचने लगा। एक तो ये था हमारा। और दूसरा हमारा है विभिन्न खाद्य पदार्थों का भेजा जाना। विभिन्न खाद्य पदार्थों को भेजा जाना। तो तकनीकी विकास से पूर्व विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आत्मनिर्भर थे, वे अपने आप पर निर्भर थे। आत्मनिर्भर अपने आप पर निर्भर थे तकनीकी विकास से पहले। तो लेकिन तकनीकी विकास से परिवहन के साधनों का तेज़ी से विस्तार हुआ। परिवहन के साधनों का तेज़ी से विस्तार होगा तो आवागमन के साधनों में और तेज़ी आ गई, तो लोग एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। अब लोग विभिन्न देशों में आने जाने लगे। पहले तो पानी के जहाज़ से जाते थे, उससे पहले अपने अपने स्थान पर निर्भर थे, फिर पानी के जहाज़ों पर निर्भर हो गए, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सी और टेक्निक आ गई जिससे मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और कम समय में पहुंचने लग गए। और इन्हीं के साथ जो आने जाने के साथ क्या हुआ, जिस प्रकार से अमेरिका से आलू आया, सोयाबीन आई, मूंगफली आई, मक्का, टमाटर आदि यूरोप और एशिया में आए थे। ये सारी चीज़ें पहले यहाँ नहीं थी, ये अमेरिका महाद्वीप से इन महाद्वीपों के अंदर आई है। तो ये यातायात को सुगम बनाने से ही ये संभव हो पाया है। तो ये थे हमारे चौथा प्रश्न था, खाद्य पदार्थों में तकनीक का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स स्थान पर 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। अमेरिका के जगह का नाम है न्यू हैम्पशायर। यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स स्थान पर क्या हुआ, 1944 में एक समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विश्वों में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। और इसी समझौते का क्या उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्वों में भी उद्योगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और सभी को रोजगार मिल पाए। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अब जो
देश इस समझौते में शामिल हुए। अगर व्यापार में किसी को लाभ या घाटा होता है तो उससे निपटने के लिए भी क्या बनाया उन्होंने, एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया था और उसी ने क्या बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया। क्या बना था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया, ताकि किसी भी देश को व्यापार में अगर घाटा हो जाता है तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए इस बैंक से पैसा निकाला जा सके। और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या बोला है? IMF यानी विश्व बैंक का गठन किया। और इसने क्या किया? फिर विश्व बैंक का भी गठन किया। ये था हमारा ब्रिटेन वुड्स समझौता। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, छठा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं और इस अध्याय दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार को एक पत्र लिखना है। ये इतना खास ज़रूरी नहीं है, फिर पढ़ लेना इस प्रश्न को। आपकी स्क्रीन पर दिखता है प्रश्न आपको, ये इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लेना और मैं इसको पढ़ा भी देता हूँ। तो क्या है? आदरणीय भ्राता जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ आकर विपरीत परिस्थितियों में फंस गया हूँ। अजय ने जिन परिस्थितियों का हमसे जिक्र किया था वे यहाँ पर नहीं है। अब ये जो गिरमिटिया मजदूर थे इनको एग्रीमेंट भर करके ले जाया जाता था और जो सुख सुविधाएं जिनका बात करके इनको ले जाया जाता था वो सारी उससे विपरीत होती थी। यहाँ पर हमसे दिन रात काम किया लिया जाता है। मुझे जो काम सौंपा गया है वे सब काम अपने सारे प्रयत्नों के बाद भी पूरे नहीं कर पाता हूँ। कुछ ही दिनों के अंदर मेरे हाथ सब जगह छिल गए हैं। इस कारण मैं एक सप्ताह तक काम पर नहीं जा सका। मैं इतना ज़्यादा कठोर काम दिया जाता है कि मेरे सारे हाथ हैं वो छिल गए हैं और इसी कारण से हाथ छिलने के कारण मैं एक सप्ताह से काम पर भी नहीं जा सका। इसके लिए मुझे सज़ा दी गई और इसके लिए मुझे क्या दिया गया? सज़ा भी दी गई। मुझे 14 दिन तक जेल में रहना पड़ा। थोड़ा सा सुस्ताने पर पीटा जाता है, अभी थोड़ा सा सो भी लेते हैं तो भी पीटा जाता है। हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बहुत से लोग तंग आकर जंगल में भाग गए थे, उनमें से जो पकड़े गए उन्हें कोड़ों से पीटा गया। अभी तंग आकर कुछ लोगों ने भागने का प्रयास किया लेकिन उनको पकड़ लिया गया और फिर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। गांव में कह देना कि ऐसे किसी एजेंट के कहने पर कहीं न जाए। अगर गांव में कह देना कि अगर इस प्रकार कोई एजेंट आए तो उनको वो न इनके साथ न जाए। अगर बचकर निकलने में सफल हो गया तो गांव में सीधा पहुंच जाऊंगा। पिताजी को यह मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा। मेरा सबको प्रणाम, नमस्कार, आपका भाई। ये था क्वेश्चन, वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता लेकिन जानकारी के लिए दिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रभाव की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उसके बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो 3 प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो क्या है देखिएगा, वस्तु का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव और श्रम का प्रभाव। 3 प्रकार की गतियाँ हैं। तो किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं ये देखिएगा। वस्तु का प्रभाव क्या है, पूंजी का प्रभाव क्या है, श्रम का प्रभाव क्या है। तो वस्तु का प्रभाव, पहला प्रभाव व्यापार का होता है जो 19वीं सदी में प्रमुख रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। भारत से कपास इंग्लैंड में भेजी जाती थी। भी क्या, पहला प्रभाव व्यापार। व्यापार में 19वीं सदी क्या था कि कुछ वस्तुएं हैं जैसे कपड़ा है, गेहूँ है, वो व्यापार तक ही सीमित था जो भारत से इंग्लैंड भेजी जाती थी। पूंजी का प्रभाव, इसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। भी अल्प या दीर्घ अवधि के लिए, कम समय, कम या ज़्यादा अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में इसको निवेश कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक धन कमाना होता है। भारत में अनेक विदेशी पूंजीपतियों ने खानों तथा बागानों आदि में पूंजी निवेश किया। उन्होंने रेलवे के विस्तार के लिए बड़े बड़े ठेके लिए, जिससे उन्होंने बहुत धन कमाया। अब पूंजी का प्रभाव, पूंजी ज़्यादा है उनके पास तो उनको धन कमाने के लिए कहीं न कहीं उस पूंजी को निवेश करेंगे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, भारत में ज़्यादा खानों में, बागानों में अपनी पूंजी निवेश की, रेलवे का विस्तार करवाया, बड़े बड़े ठेके लिए, जिनके से उनको बहुत धन कमाने को मिला। अब श्रम का प्रभाव देखिएगा। काम की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना श्रम का प्रभाव कहलाता है। भी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? श्रम का प्रभाव कहलाता है। ब्रिटिश काल में भारत के बहुत सी गिरमिटिया मजदूरों को काम करने के लिए कैरिबियाई द्वीप समूह में लाया जाता था। और जब ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत जो ब्रिटिश काल का भारत था उसमें तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने काम के लिए कैरिबियाई द्वीप समूह में लाने लगे। उनमें से
उनसे वहाँ सख्त परिस्थितियों में काम करवाया जाता था और वहाँ पर कड़ी पाबंदियों के बीच काम करवाया जाता था। अब महामंदी के कारण भाई, अब महामंदी विश्व में महामंदी आई, उसके कारण क्या थे, क्या क्या कारण रहे होंगे देखिएगा। विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव कब आता 1929 में, और सबसे पहले कहाँ आई थी, अमेरिका के अंदर आई थी 1929 में। आर्थिक महामंदी कहाँ आई, अमेरिका में 1929 में। तो क्या क्या कारण थे इसके, अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की कीमतें, गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई, कीमतें और गिरी जिससे किसानों की आय कम होने लगी। उन्होंने आय बढ़ाने के लिए पहले से अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दिया ताकि कम कीमत पर अधिक माल बेचकर वे अधिक धन कमा सकें। परिणामस्वरूप बाजार में उत्पादों की बाढ़ आ गई, इससे कीमतें और कम हो गई, खरीदार न होने के कारण अनाज सड़ने लग गए। तो अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में क्या भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अब उत्पादन ज़्यादा होगा तो कोई उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसकी कीमतें क्या गिर जाती हैं। अब किसानों ने क्या सोचा कि हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम होती जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने आय को, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए और अधिक उत्पादन आरंभ कर दिया। और अधिक उत्पादन में इसलिए कि हमें ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम कीमत पर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पादकों की इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि बाज़ारों में है वो अनाज है वो सड़ने लगा। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण है अमेरिका में धन की कमी होना। अब अमेरिका में धन की कमी हो गई भाई, दूसरा कारण ये था 1920 के दशक के मध्य बहुत सारे देश अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति अमेरिका से कर्ज लेकर पूरी करते थे। ये 1920 के दशक से मध्य में बीच में बहुत सारे देश अपनी निवेश संबंधी, अपने जो निवेश करते थे एक दूसरे देश में, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लेते थे। मंदी से पहले अमेरिका से आसानी से कर्ज मिल जाता था। मंदी से पहले अमेरिका से कोई भी देश कर्ज लेना चाहता था तो उसको आसानी से मिल जाता था। और 1928 के 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। 1928 में के 6 माह तक अमेरिका का विदेशी जो कर्जा था कितना था, $1 अरब था। इतना ज़्यादा पैसा वो विदेशों से मांगता था। लेकिन एक वर्ष के अंदर यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे अधिक निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आन खड़ा हुआ था। इसलिए जो देश अमेरिका के सहारे अपना कारोबार करते थे उन पर आर्थिक संकट है वो आ गया था। ये था भाई आर्थिक महामंदी के कारण, कोई 2 कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है G77। तो इसको देखिएगा, इसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? तो G77 से क्या अभिप्राय, अधिकतर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में, जो विकासशील देश थे अपना विकास कर रहे थे, उन देशों ने 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ था। वे जो देश विकासशील थे और जो विकसित देश थे उनके विकास को देखते हुए जो विकासशील देश थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इसके लिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों ने एक संगठन बनाया। किन्होंने? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया, इनने क्या बनाया कि अपना संगठन बनाया। ये कौन से देश थे? विकासशील देश थे। इन्हें क्या नाम दिया गया? G77। क्या नाम दिया गया इसको? G77 नाम दिया गया। तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान क्या प्रतिक्रिया थी इनकी? देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की थी। ब्रिटेन वुड्स ने क्या किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया था IMF, विश्व बैंक की इन्होंने स्थापना की थी। इसी कारण से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स या ब्रिटेन्स वुड्स स्टीवंस यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटना था। और उनका मेन मकसद क्या था कि विकासशील जो देश हैं उनमें व्यापार में किसी प्रकार का घाटा होता है तो उसे निपटना था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाना था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या मतलब पुनर्निर्माण, अपने आप को पुनः दोबारा से खड़ा करने के लिए धन इकट्ठा करना था। इन संस्थाओं ने औपचारिक रूप से
1947 में काम करना आरंभ कर दिया था। तो ब्रिटन वुड्स को औपचारिक रूप से काम करना आरंभ कब किया था? 1947 में। या फिर कहेंगे हम जो विश्व बैंक है उसको औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? 1947 में। या फिर कहेंगे IMF मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? 1947 में। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से पश्चिम के औद्योगिक देशों तथा जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के नए रास्ते खुल गए। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जो पश्चिम के औद्योगिक देश थे उनमें जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए क्या हुए? अपने अपने रास्ते खोल दिए। दूसरी ओर विकासशील देश विकसित देशों के बराबर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। जो विकासशील देश थे और जो विकसित देश थे वो भी उनके बराबर पहुंचने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। इसके लिए सब विकासशील विकासशील देश G77 समूह के रूप में संगठित हो गए। और ये सभी जो विकासशील देश थे वो G77 एक समूह बनाया उन्होंने, उसमें संगठित हो गए। इसलिए G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट था भूमंडलीकृत विश्व का बनना 10th क्लास के लिए। तो ये हमारा चैप्टर है, अभ्यास है इसका कंप्लीट हो गया है लगभग। और आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न समझ में आते हैं तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा चैनल है सेल्फ स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जो समस्या है आपको उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ लें। धन्यवाद।